सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है एडीएसडी। सर हम्म। एडीएसडी होता क्या है? तो एडीएचडी जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न बन गया हमारी सोसाइटी में, समाज में, जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सभी जो है वो सफ़र कर रहे हैं और पीड़ित हैं। इसके जो है वो कितने समाज में कितने परसेंट लोगों में पाई जाती है। तो हमने ये देखा है कि इंडिया में और विश्व भर में, लगभग हम विश्व की बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में लगभग सर लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जी एडीएसडी की हम लोग काफ़ी टाइम बात करते हैं जी बच्चों में। जी। तो क्या ये एडल्ट में होता है, और अगर होता है तो ये एडीएसडी बच्चों में और एडल्ट में किस तरह से अलग है? बिल्कुल, तो बीमारी एक्चुअल में शुरू होती है बचपने से, और ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो इसका सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसका कॉजेज़ क्या है। मेन लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, तो अगर हम लक्षण की बात करें तो ये इसके जो सिम्पटम्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें किस किस तरह की सीरियल वाइज के थेरेपीज दी जा सकती है या दी जाती है, और कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, लाइक एंटी साइकोटिक ड्रग, हाँ, या मतलब आप लोग उनसे बचते हैं, या किस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, थेरेपीज दी जाती हैं, न्यूट्रिशन दी जाते हैं, और डाइट क्या फॉलो करनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि पहले थेरेपीज़ को ले लेते हैं, हम्म। तो थेरेपीज़ में 2-3 तरह की थेरेपीज़ है जो हम कर सकते हैं। डज मेडिटेशन हेल्प इन दिस? हाँ, देखिए मेडिटेशन का भी इसमें रोल है थोड़ा, क्या मेडिटेशन आपको एक थोड़ा-सा रेज़िलियंस बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। ये ऐसा क्या एडीएसडी में ऐसे रिश्तों में उनके क्या चुनौतियाँ होती है जो हुँ, घर के रिश्ते हैं या इंटरपर्सनल रिलेशन इन बिल्कुल, वर्क? बिल्कुल। तो एडीएचडी की एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक डिसऑर्डर, और ये एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर है जिसके बारे में कई बार ये लोगों को होता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि हम इस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। इस डिसऑर्डर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शबीउल्लाह सैयद। डॉक्टर शबीउल्लाह सैयद एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और डॉक्टर ऑल्सो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं द डेफिनेटिव माइंड क्लिनिक एंड एसोसिएटेड विद रेनबो हॉस्पिटल, कंटिन्यूआ किड्स एंड हाइजिया हॉस्पिटल, एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर इज़ चाइल्ड एंड एडल्ट साइकेट्री। तो वेलकम डॉक्टर सबील्ला सैयद। थैंक यू आचार्य वरुण जी। सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है एडीएसडी। सर हुँ, हुँ। एडीएसडी होता क्या है? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक जो है बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग होना चाहिए व्यूअर्स के लिए, और एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। बट आजकल जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है। हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें, तो एडीएचडी जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न बन गया हमारी सोसाइटी में, समाज में, जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सभी जो है वो सफ़र कर रहे हैं और पीड़ित हैं इसके। तो मैं आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहूँगा कि एडीएचडी अक्सर होता क्या है एक्चुअल में। एडीएचडी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बचपन से शुरू होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है, एक 3 साल 4 साल की उम्र से, तब से हमें उसके लक्षण और सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद से पर ये जो बीमारी है धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और अगर इसका कुछ हमने इलाज नहीं किया तो ये बड़ों में भी आगे कंटिन्यू होती है। तो अडल्टहुड में भी ये बीमारी बचपन से शुरू होकर अडल्टहुड तक ये जाती है। तो ये हो गया एडीएचडी। अब एडीएचडी जो है वो कितने समाज में कितने परसेंट लोगों में पाई जाती है। तो हमने ये देखा है कि इंडिया में और विश्व भर में, लगभग हम विश्व की बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में लगभग 2.5% से लेकर 6.5% तक लोगों को एडीएचडी है। ओके। 2.5% से 6.5% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। काफ़ी बड़ा नंबर है सर। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको अवॉइड करेंगे और इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए आगे बहुत बड़ी एक समस्या बन के सामने आ जाएगी, जिसकी शुरुआत अब हम एज अ साइकाइट्रिस्ट देखने लगे हम लोग। ये है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जी एडीएसडी की हम लोग काफ़ी टाइम बात करते हैं जी बच्चों में। जी। तो क्या ये एडल्ट में होता है, और अगर होता है तो ये एडीएसडी बच्चों में और एडल्ट्स में किस तरह से अलग है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने सही सवाल एक पूछा। एडीएचडी जो है, इसके बारे में अक्सर बड़े मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में कि ये एक्चुअल में बीमारी किसकी है, ये बच्चों की है या बड़ों की बीमारी है। तो ये राइट। ये जो है बीमारी एक्चुअल में शुरू होती है बचपने से, और ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो इसका सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसका कॉजेज़ क्या है, इसके कारण क्या है, ये कैसे होती है, क्यों होती है, और फिर मैं आपके सवाल का जवाब इसी के बाद में दे देता हूँ कुछ। ठीक। तो ये जो शुरू होती है ये एक तरह से जेनेटिक बीमारी है, तो जाहिर सी बात है बाय बर्थ है ये। तो एक तरह से जो एडीएचडी के जीन्स हैं कुछ, वो हमारे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उसके साइड से आए हैं। तो ये जो बीमारी है हेरिटेबल बीमारी है, इनके वो ओके। हेरिट करते हैं।
अब बच्चा जो है हमारे माँ बाप से जो है वो हेरिट करता है, माँ बाप जो है उनके माँ बाप से हेरिट करते हैं। तो ओके। बच्चे के दादा दादी के थ्रू आ रही है वो, या फिर माँ बाप के थ्रू आ रही है और बच्चे में या आ रही नाना नानी के है। थ्रू आ रही बिल्कुल है, बिल्कुल, दोनों मैटरनल तरफ पैटर्नल दादा साइड। दादी या नाना नानी दोनों साइड से आ सकती है। तो ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ये समझेंगे तो हमें समझ में आ गया इस बात से कि जेनेटिक बीमारी है। और जेनेटिक ओके। बीमारी है तो ये बाय बर्थ से हो गई है बच्चे को। उसके लक्षण लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पैदाइश होने से ही जब से ही दिखने लगे हमें। कुछ बच्चों में बहुत अर्ली लाइफ से दिखने लगते हैं, 1 साल 1.5 साल की उम्र से दिखने लगते हैं इसके लक्षण। बट ज़्यादातर हमने देखा है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में ये 4 से 5 साल, 3 साल, 3 से 5 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं इसके लक्षण दिखना। तो ये हो गया एडल्ट लेकिन एज। सर अगर जी। मानिए किसी बच्चे के अंदर उसका इलाज नहीं है, जी। ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया, हाँ। लेकिन कई बार ऐसा बोला जाता है कि हाँ। एट द एज ऑफ 16 या 18 हाँ। तक बच्चों में काफ़ी ये कम हो जाते हैं, या हाँ। एटलीस्ट ऐसा भी बोला जाता है कि ख़त्म हो जाते हैं। हाँ। तो हाँ। एडल्ट में हम को किस तरह से जान सकते हैं, हाँ। जिसे अभी तक मान लीजिए कोई 25 साल का वयस्क है और हम्म। उसे पता ही नहीं है कि मैं एडीएचडी से हम्म। ग्रस्त हूँ बचपन से ही, हम्म। तो हम्म। वो इसमें कैसे अपने आप को पहचानेगा? हाँ, तो देखिए ये जो बीमारी है कि ये अक्सर कहा जाता है कि 12 साल की उम्र के बाद इसके लक्षण जो हैं, सिम्टम्स जो हैं कुछ कम होने लगते हैं। ओके। बट ये हम देखते हैं कि बहुत ही कम एक नंबर परसेंटेज लोगों में ही ऐसा होता है कि 12 साल की एज के बाद उसके सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या गायब से हो जाएंगे। बट मेजॉरिटी में वो सिम्टम्स आगे प्रोसीड करते हैं एडल्टहुड में, कि वो ओके। 15 साल, 16 साल, 18 साल, एडल्टहुड में 22 साल, 30 साल, 40 साल तक में भी वो प्रोसीड करेंगे अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो। ओके। तो ये मानना कि ये बीमारी अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, ये हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम होगा और ओके। मिसकंसेप्शन होगा या मिथ होगा। तो ये हमें समझने की और ज़रूरत सर है। इसके मेन लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, तो अगर हम लक्षण की बात करें तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाइपर एक्टिविटी ओके। के जैसे कि आपने नाम से देखा होगा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। राइट। तो इसका हाइपर एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो हाइपर एक्टिविटी में क्या है कि बच्चा जो है बहुत चंचल होगा, वो उसका एक जगह नो बैठना नो बड़ा सर, आई मुश्किल एम होगा। आस्किंग इन एडल्ट सर। अच्छा, एडल्ट्स में भी अगर आप देखें तो इन अटेंशन सबसे ज़्यादा एक है ओके। जो प्राइमरीली हमें नज़र आता है। तो इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी भी एडल्ट्स में होती है, रेस्टलेसनेस एडल्ट्स में होती है कि बेचैन सा हो जाना, एक जगह टिक के बैठ ना पाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों बच्चों में भी दिखेंगी, आपको बड़ों में भी दिखेंगी। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसे सिम्टम है। लेकिन सर जी। इसमें ना एक क्वेश्चन मेरा ये हाँ। बनता है, हाँ। जो आपने रेस्टलेसनेस हाँ। बोला या मतलब अटेंशन डेफिसिट हाँ। बोला, अगर मान लीजिए किसी का बीपी बढ़ता है वो वैसे भी रेस्टलेस हो जाता है वहाँ पे, हाँ। तो ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं हाँ। कि किसी को कोई पहचाने? कोई हाँ। एग्जाम्पल के साथ मैं जानना चाहूँगा सर। हाँ, देखिए ऐसे के लक्षण ऐसे मान सकते हैं कि ये जो भी मैंने चीज़ बताई कि वो हाइपर एक्टिविटी हो, चाहे रेस्टलेसनेस हो, हम्म। चाहे अटेंशन की कमी हो, फोकस की कमी। तो अडल्टहुड में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि फोकस नहीं कर पा रहा इंडिविजुअल। जो भी इंसान है वो उसमें फोकस, कोई भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनका काम जो है वो सफ़र होता है। चाहे वो पढ़ रहे हो तो वो सफ़र करेंगे, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वो सफ़र करेंगे। तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली ये जो असर आता है जिससे हमें समझ आए कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम है, वो आपकी फंक्शनिंग में नज़र आएगा कि आपकी ओके। फंक्शनिंग जो है वो ओके। डिक्लाइन हो रही है और वो उस पर असर आ रहा है। फंक्शनिंग का तो क्या मतलब हो गया? ड्राइविंग कर सकते हैं सर ये सोशल लोग? फंक्शनिंग, देखिए सोशल फंक्शनिंग हाँ हो हाँ। गई, जैसे कि इंटरेक्ट करना, लोगों के बीच रहना और ठीक ओके। से कम्युनिकेट कर पाना, एक ये सोशल फंक्शनिंग हो गई। उसमें इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखता है उनको। प्लस ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, चाहे वो स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में, एकेडमिक्स में, या फिर वो वर्क कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो वो उसमें उनका असर आएगा, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो। ये दूसरे, तो ये दोनों फंक्शनिंग जो है वो बहुत इफेक्ट। और तीसरा फंक्शनिंग है पर्सनल डोमेन। तो पर्सनल डोमेन में आपका आ जाएगा स्लीप एंड एपेटाइट, ओके। तो ये भी अफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से। तो ये 3 चीज़ें हमारी अफेक्ट हो जाती हैं इसकी वजह से। ओके। हाँ जी। सर ये इफ़ेक्ट दिखता कैसे है? जैसे हाँ जी। सपोज़ करें फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई है जिसकी एज है 32, सपोज़ मान के हम्म। चलते हैं, और हम्म। वो जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल। जॉब में उनका कंप्यूटर का यूज़ है बिल्कुल। और उनके बॉस आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हम्म। वो सोशल इंटरेक्शन, मतलब कुछ एग्जांपल के साथ मैं चाहूँगा सर हाँ, कुछ समझ आए। जैसे कि मैं आपको अपने किसी पेशेंट का हाँ एग्जांपल के बिल्कुल साथ में बिल्कुल बताना सर। चाहूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे कि कोई पेशेंट एक मेरे पास आए थे जिनकी एज थी 32 ईयर्स, ओके। 32 ईयर मेल थे। और ओके। उनका, उनकी जो सबसे पहले, वो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि वो मुझे कंप्लेंट क्या लेकर आए और बिल्कुल फिर सर कैसे बिल्कुल। मैंने डायग्नोस किया और फिर हमने वो आगे चीज़ों को कैसे ले गए ट्रीटमेंट की तरफ। तो वो 32 ईयर्स के थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मेरा मूड जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, वो बिल्कुल स्विंग होता रहता है, वो एकदम स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रह पाता। तो कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मूड मेरा, और कुछ टाइम ऐसी हो जाता है कि बिल्कुल उदास सा महसूस करता हूँ, और कुछ टाइम बहुत ही मैं खुश महसूस करने लगता हूँ। तो ये सिम्टम इन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं कोई भी काम पे ना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक जॉब कर रहा हूँ अभी किसी आईटी कंपनी में, ओके। बट वो जो है मेरी जॉब पे मेरा परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। और जबकि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ, मैंने सारे स्किल सेट एक्वायर किए हुए हैं ऑलरेडी,
कि मेरे पास ऐसी कोई कमी नहीं है स्किल्स की कि जो मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ परफॉर्म, और मैं पहले ओके। करता भी था थोड़ा सा, लेकिन अब जो है वो परफॉर्मेंस मेरा और डिक्लाइन होता जा रहा है टाइम के साथ, जो मैं देख रहा हूँ। तो ये उन्होंने कंप्लेंट्स मुझे लेकर आए। तो फिर जब मैंने उनसे अच्छी डिटेल में हिस्ट्री ली और सारा इन्फॉर्मेशन उनसे ली उनके बारे में सिंस बर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी बीमारियाँ जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ब्रेन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक इश्यूज़, ये सब बचपन से ही ज़्यादातर होते हैं। तो ये सब जेनेटिक ही होते हैं मोस्टली। तो जब जेनेटिक होते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन सारी बाय बर्थ से शुरू करनी है, एट द टाइम ऑफ ओके। बर्थ। तो हम वहाँ से जब इंक्वायर करना शुरू करते हैं तो हमें पता लगती जाती हैं चीज़ें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको अर्ली चाइल्डहुड में थी, और उसके बाद वो कैसे कैसे वो अडोलेसेंट एज में आई, और उसके बाद अडल्टहुड में वो कैसे परसिस्ट कर रही है अभी। तो जब ये मेरे पास आया, तो जब मैंने पूरी डिटेल हिस्ट्री ली और इन्वेस्ट उनको इवेल्युएट किया, तो फिर मैंने उनको बताया कि आपको शायद ADHD है, जिसकी वजह से आप अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जो भी आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं ये शायद उसी की वजह से। तो उनके उनके केस में ये भी होता था कि उनको वो कोई भी टास्क उनको दिया जाता था तो वो शुरू करने में बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, मतलब उनको ओके। टाइम लगता था, वो डिले करते थे कि उनको काम दे दिया, लेकिन वो सोचते थे चलो अभी नहीं, मैं आधे घंटे बाद कर लूँगा, मैं 1 घंटे बाद कर लूँगा, अच्छा इस काम को मैं कल कर लूँगा। हाँ, आज टालते करे थे, सो कल टालते करूँ। थे, हाँ टालते थे, वो ओके। डिले करते थे। तो इसको हम आम भाषा में कह देते हैं कि बड़ा आलस है इंसान में। जी जी जबकि बिल्कुल। ये आलस और बीमारी दोनों में अंतर है और फ़र्क है। ओके। ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। एक नॉर्मल आलस ये होगा कि ठीक है, हम हमारे रोज़मर्रा की जो डेली की रूटीन है उसमें कुछ चीज़ों में हमने 10 चीज़ें थी हमारे पास करने के लिए, उसमें 2-3 चीज़ में हमने आलस कर दिया, बट हम 7-8 चीज़ें तो कर पाए अच्छे से। ओके। तो ओके। वो एक नॉर्मल एक सिचुएशन हुई, नॉर्मल सिनेरियो हुआ। बट बीमारी का सिनेरियो क्या हुआ, ADHD का सिनेरियो इसी केस में अगर हम देखें तो क्या होगा कि वो 10 चीज़ें आपके पास हैं, उसमें से आप 7 या 8 नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसको शुरू तो कर रहे हैं लेकिन उसको पूरी तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे और कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अच्छा, वो फिनिश आपके लाइन तक नहीं सारी पहुँच चीज़ें रहे। इनकम्प्लीट रह जा रही हैं। जबकि नॉर्मल सिचुएशन में ये था कि वो आलस था तो कोई बात नहीं, 2-3 चीज़ नहीं कर पाए लेकिन 7 तो पूरी कर पाए हम। बट इसमें वो 7 चीज़ें इनकम्प्लीट रह जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी फंक्शनिंग जो इम्पेयर हो रही है, जो मैं बात कर रहा था। तो ये इसमें अंतर है आलस होने अच्छा में और ADHD में। सर, मेरे ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। जी। पहले मैं आपसे एक पूछता हूँ, फिर सेकंड बताइए। इसी आंसर में से। सर, एक तो ये है जैसे कि आलस आपने बताया, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर कौन सा आलस है? जैसे आपने बताया 7-8 चीज़ें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देगा कि मैं आलस के अंदर हूँ या मैं 7-8 चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाँ, डिफरेंशिएट करने का तो तरीका क्या है जिससे वो डिफरेंशिएट समझ या तो पाए हाँ कि या तो आलस है या बिल्कुल उसे बीमारी हो सकती है? बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले तो जो पेशेंट के साथ घर वाले हैं या उनके कुछ फ्रेंड्स हैं या जी। उनके कुछ कलीग्स हैं, वो नोटिस करेंगे कि ये जो है काफ़ी दिनों से ये चीज़ें परसिस्टेंट रह रही हैं। ये ऐसा नहीं कि कभी कभी आलस आ रहा है, देखिए आलस आता है कभी कभार। आप आलस हमेशा नहीं रह सकते कि हमेशा आप आलसी ही हैं, राइट राइट और सर। हमेशा आलसी है तो इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है, और हमें उस चीज़ को देखना चाहिए कि एक तरफ हम अंडरस्टैंड। जॉब भी करना चाह रहे हैं और हमने ज्वाइन भी कर ली है, और फिर भी हम आलसी होकर कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें दोनों मैच नहीं होती। तो ये बिल्कुल। चीज़ दूसरे नोटिस करेंगे, हो सकता है जिसको सफ़र कर रहा है वो इंसान ना नोटिस कर पाए ये चीज़, बट दूसरे उसके आसपास के सराउंडिंग लोग जो हैं वो ज़रूर नोटिस करेंगे। तो फैमिली मेम्बर नोटिस कर लेगा, फ्रेंड नोटिस कर सकता है, कॉलीग नोटिस कर सकता है कोई। तो अगर ये तीनों लोग में से कोई भी एक नोटिस कर लेगा, वो इस इंडिविजुअल को बताए कि शायद मुझे लगता है आपको कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, ओके। जिसका आप इवैल्यूएशन करा लीजिए डॉक्टर के पास जाकर, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर, तो अच्छा होगा। तो उस केस में फिर हम ये इवैल्यूएट करके देखते हैं, और फिर हम एक कोई भी डॉक्टर जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो फिर इवैल्यूएट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये ADHD है या नहीं है। ओके। ये चीज़ है। एंड सर, हाँ जी। मेरा इसी आंसर में से सेकंड क्वेश्चन हाँ है जी। कि आप जब जिस समय आप हिस्ट्री लेते हैं किसी पेशेंट की, तो ऐसे क्या क्या रेड फ्लैग्स या लक्षण हो सकते हैं कि उस टाइम हिस्ट्री लेते टाइम आपको लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बाय बर्थ से उसकी एडल्ट एज तक? एक्चुअली मैं अपने हिसाब से बताऊँ आपको, तो मेरे लिए तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ओके। की। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम मिस करें। तो अगर हम हर चीज़ को एक इम्पोर्टेंस दे के चलेंगे और हिस्ट्री उस हिसाब से लेंगे, तो हम एक अच्छे डायग्नोसिस पे आके हम लैंड करेंगे, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि हम उस इंडिविजुअल को अच्छे से हेल्प कर पाएँ। ताकि डायग्नोसिस सही होगा तो ट्रीटमेंट फिर सही ओके। होगा। तो और इसलिए सर, हर उसका पॉइंट अगर हिस्ट्री किसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पेशेंट के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है बचपन हाँ में, तो जी। ऐसा भी होता है ADHD उसकी वजह से कुछ बढ़ गया? सपोज कीजिए कि
किसी का बहुत ज़्यादा लगाव था अपने दादाजी के साथ, और उसने बिल्कुल। दादाजी को किसी एक्सीडेंट में खो दिया। तो और उसे पहले एडीएचडी कम था, लेकिन बाद में लक्षण बढ़े बिल्कुल। या बाद में लक्षण कम हुए, ऐसा बिल्कुल। कुछ होता है सर? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट रहा, ये कोई ऐसा राइट। बड़ा घटना घट गई, लाइफ इवेंट ऐसा हुआ जो जिसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत परेशान हो गया। तो उन सब चीज़ों से ट्रिगर ज़रूर हो सकती हैं चीज़ें, बट एडीएचडी उसकी वजह से नहीं हुआ होगा, ओके। बट बढ़ सकता है, उसके ओके। सिम्टम्स और लक्षण बढ़ सकते हैं। तो ये आप समझिए कि ऐसे कोई ट्रॉमेटिक इवेंट रहा तो उसकी वजह से हमें एडीएचडी के सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं, पर उसके साथ हमें उसके साथ एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं दूसरी जो होती हैं अक्सर, जैसे कि मूड के डिसऑर्डर, एंग्जाइटी हो गई, ओसीडी हो गया, ये सब भी उसके साथ ट्रिगर हो सकते हैं कोई भी लाइफ इवेंट की वजह से या पास्ट ओके। ट्रॉमा की वजह से। सर, ये एडीएचडी का डायग्नोस कैसे किया जाता है? और सर हम्म, मैं ये विस्तार से जानना चाहूँगा ठीक कि है। ये वन चीज़ पे आप ये करते हैं, सेकंड हम्म, पे मतलब किस तरह से डायग्नोस करते हैं सर? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ ये वरुण कि इसमें कैसे हम करते हैं। यस। तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव इसका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन का तरीका ये है कि सबसे पहले तो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, साइकाइट्रिस्ट के पास, वो ठीक है। आपसे डिटेल में हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री बहुत डिटेल में होती है कि जिसमें कि हम, जैसे कि मैंने बताया कि बर्थ से लेके हम शुरू करते हैं, और उसका बच्चे का जो बर्थ हुआ उसके बाद फिर बर्थ की हिस्ट्री क्या रही, उसके बाद माँ की हिस्ट्री क्या रही जब प्रेगनेंसी ओके। के दौरान, जब उनकी मदर थी उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और हुई थी, और उनको पास्ट में क्या क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं या फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कुछ रही हैं। तो वहाँ से हम शुरू करके एक एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए और उसको नोट डाउन करके रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आगे ये चीज़ों को, सिम्टम्स को मैच करके कि कैसी चीज़ें वो हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो एडीएचडी है या नहीं है। और अगर एडीएचडी है तो वो सिर्फ एडीएचडी है कि उसके साथ और क्या क्या कोमॉर्बिड एसोसिएटेड है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जैसे कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है कि एडीएचडी के साथ डिप्रेशन और डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत नज़र आते हैं। फिर इसके साथ बहुत एक कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं अक्सर, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी अक्सर ओके। एडीएचडी बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, अडल्ट्स के साथ भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। और ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया हिस्ट्री पूरी इवैल्यूएट करना और सिम्टम्स को उसके साथ कोलाइड करके मैच करके वो देखना कि क्या क्या सिम्टम्स हमारे मैच हो रहे हैं एडीएचडी के, और उसके हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं। ओके। सेकंड तरीका इसमें हम जो हेल्प लेते हैं वो कुछ रेटिंग स्केल्स की लेते हैं। तो कुछ एडीएचडी की रेटिंग स्केल्स होती हैं और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, वो हम उसमें ऐड करते हैं हिस्ट्री टेकिंग के साथ, और उसके साथ फिर हम एज अ मिलाकर एक डायग्नोसिस पर हम लैंड ओके। करते हैं और डायग्नोसिस उसमें बनता है तो फिर। सर, ये डायग्नोस का बेंचमार्क क्या होता है? जैसे हम जानते ऑटिज़म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाँ, जीएसएम-5, तो इसके लिए हम कोई बेंचमार्क यूज़ करते हैं या फिर? बिल्कुल। आप इसमें डीएसएम, आईसीटी दोनों में से जो आप जिस पर कंफर्टेबल हैं आपके आईसीटी। डॉक्टर जो हैं वो उसको डायग्नोस उसके तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस डायग्नोसिस के मैं बात बताऊंगा, डीएसएम, आईसीटी तो एक तरीका हो गया, प्लस हमारे जो क्लिनिकल एक्यूमेंट है, जो हम पेशेंट का अफेक्ट देख के उनके सामने बातचीत करते हुए भी साथ साथ हम डायग्नोस किए जाते हैं ओके। कि सब कुछ सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह नहीं है। ओके, हाँ, अंडरस्टैंड। आप समझ गए कि ऐसा नहीं कि बस मैंने एक पेपर रखा, वो चेकलिस्ट है, उसमें मैं टिक करते जा रहा हूँ, है नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें एक उनसे इंटरेक्शन के दौरान, हिस्ट्री टेकिंग के दौरान एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो हम उनका अफेक्ट देखते हैं, उनसे क्या क्या उनका दिख रहा है, वो सब चीज़ें हम देखकर और फिर डायग्नोस करते हैं। ओके। हाँ तो जी। सर, इसके अंदर और कुछ? उसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है यहाँ बताना, कि डायग्नोसिस में बिल्कुल। सिर्फ पेशेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती, इन्फॉर्मेशन उनके कोई ना कोई फैमिली से मेम्बर से भी ली जाती है, ताकि ओके। हम एक अच्छे से ब्रॉडली उसको इन्फॉर्मेशन को लें और फिर हम डायग्नोस करें। या तो कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो या फिर क्लोज फ्रेंड हो या कॉलीग हो क्लोज, जिसने उनको देखा है जो काफ़ी उनके टाइम साथ से, टाइम स्पेंड कुछ कर महीने चुके से हैं। टाइम स्पेंड कर चुके हैं, कुछ सालों से देखते आ रहे हैं। तभी ओके। हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो पेशेंट हमें कंप्लेंट कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। बिकॉज यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की, ओके। जिसमें कि कभी कभी इंसान का जो है बात करने का तरीका है, उसकी वजह से एक परसेप्शन बहुत चेंज हो जाता है। तो हो ओके। सकता है पेशेंट हमें अपने पर्सपेक्टिव से कुछ बातें बता रहा हो जो कि एक्चुअल में रियलिटी से मैच ना कर रही हो, जिसकी वजह से हम गलत डायग्नोसिस ना करें। इसलिए दूसरे मेंबर की इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है एक डायग्नोसिस पर पहुंचने से पहले। सर, ऐसा कोई टेस्ट है जिससे इसकी पुष्टि की जा सके कि हम्म, जो भी कुछ मतलब एडल्ट में हाँ, एडीएचडी है या हाँ, नहीं है? हाँ। देखिए, ऐसा कोई, अगर हम आज की बात करें तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है या कोई ऐसा स्कैन नहीं है जो हम करके, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन वो हो गया, हम करके बता दें कि ये एडीएचडी है या नहीं। बिकॉज ईईजी? एडीएचडी नहीं, ईईजी एक अलग चीज़ है, वो तो इलेक्ट्रिकल ओके। एक्टिविटी ओके। ब्रेन की चेक करता है, उसमें एडीएचडी का कोई रोल नहीं है। ओके। बट एडीएचडी के लिए स्पेसिफिक ऐसा टेस्ट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो है वो डॉक्टर का क्लिनिकल एनालिसिस जो है और क्लिनिकल एवेल्यूशन जो हिस्ट्री के साथ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया, रेटिंग स्केल्स और कुछ वो भी हैं, वो ओके। एड ऑन में हैं, बट वो मेन नहीं है। मेन क्लिनिकल डायग्नोसिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एडीएचडी, बिकॉज ये इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है
कि इसमें कोई एक जीन का हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते ब्लड ओके टेस्ट करके कि ओके। ये एडीएचडी है। तो सर ऐसा भी कुछ है क्या, एक बार जब पुष्टि हो गई कि हाँ। हाँ इन्हें एडीएचडी है, तो हम्म। क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है दोबारा? हाँ, देखिए एडीएचडी की मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊं कि एडीएचडी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम पूरी तरह जड़ से नहीं हटा सकते, पूरी ओके। तरह क्योर नहीं कर सकते। ये जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी ज़ुकाम हमें होता रहता है, हमें हर साल होता है, सीजन्स में होता है। तो वो जड़ से हम कभी भी सर्दी खांसी को नहीं मिटा पाते किसी भी दवाई से, चाहे हम कोई भी दवाई ले लें वो जड़ से नहीं हटती। वो ठीक हो जाती है आपकी दवाई लेने से, उसके बाद फिर वो परसिस्ट करती है, फिर आपको 6 महीने में, साल भर फिर से वो सर्दी खांसी के होने के लक्षण हो सकते हैं, वो सब हो। तो एडीएचडी भी उसी तरह है कि एडीएचडी को हम क्योर नहीं कर सकते लेकिन ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर ओके, सकते हैं। ताकि उसके सिम्टम्स कम किए बिल्कुल जा बिल्कुल, सके। सिम्टम्स उनके मैनेजेबल हो जाएं और वो अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। जी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था ये बाय बर्थ या जीन के थ्रू आता हाँ है, जी। तो ऐसे क्या स्टेप लिए जा सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति से जो डॉक्टर के पास हम्म, नहीं जाना चाहते हैं, हम्म, और खुद ही स्टेप कुछ लिए जा सकते हैं हाँ, जिससे बर्थ से पहले ही हम्म, हमें पता हो कि माँ हम्म, बाप को कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही होगी, हम्म, तो बच्चे में उसके लक्षण ना आए? हम्म। तो देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर माँ बाप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले, शादी के बाद, हम्म। अगर वो कुछ अपना साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करा लें, मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन करा लें, तो उसमें हमें पता लग सकता है कि उनके अंदर एडीएचडी के लक्षण हैं कि नहीं। दोनों माँ बाप में से, फादर में हो या मदर में हो ओके। बच्चे के, तो हमें पता चल सकता है। तो जब उस स्टेज पे हम उनको ट्रीट करेंगे तो फिर जब वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगे अपनी, तो उनका जो है जेनेटिक लोडिंग जो है उस बीमारी की वो थोड़ी कम हो सकती है, और ये चांसेस होंगे कि वो जीन्स कम ट्रांसफ़र हों। तो अगर वो कम ओके, ट्रांसफ़र होंगे तो चांसेस उनके बच्चों में एडीएचडी आने के थोड़ा सा कम किया जा सकता तो है। ये आप दवाई के थ्रू करेंगे या हाँ, तो थेरेपी? ये चीज़ जो है इस पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक बीमारी है, हाँ। तो हम सिर्फ थेरेपी से इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दवाइयों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा 80% दवाई का इम्पोर्टेंस है, 20% थेरेपी का होगा। और वो ओके। कैसे कैसे ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 80% हम दवाई से ही उसको ठीक कर पाएंगे और उसके सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर पाएंगे, और थेरेपी जो हमें क्या हेल्प करेगी 20%, वो ये होगा कि हमारी सोशल स्किल्स थोड़ा डेवलप करने में, हमारे टाइम रिलेटेड प्रायोरिटी की स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने में, वो हमें थोड़ा उसमें हेल्प कर देगी। ये चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं इसमें। अच्छा सर, मैं हाँ ये जी। भी जानना चाहूँगा कि इसमें किस किस तरह की सीरियल वाइज के हाँ थेरेपीज़ दी जा सकती है या हाँ दी जाती है, हाँ और कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, लाइक एंटी हाँ साइकोटिक ड्रग, हाँ। या मतलब आप लोग उनसे बचते हैं, या किस तरह बिल्कुल की मेडिसिन दी जाती हैं, बिल्कुल। थेरेपीज़ दी जाती हैं, न्यूट्रिशंस दी जाते हैं, हुँ, और डाइट क्या फॉलो करनी बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि पहले थेरेपीज़ को ले लेते हैं, हम्म। तो थेरेपीज़ में 2-3 तरह की थेरेपीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। पहली है साइकोथेरेपी। हम्म। साइकोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम बात करके, पेशेंट के साथ थेरेपिस्ट जो है बात करके सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, और उसके बाद उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि उनको अपने ब्रेन के थॉट्स को कैसे मैनेज करना है और उनको अपना स्किल सेट कैसे अक्वायर करना है। इस तरह से सोशल स्किल्स उनको बेटर हो सकती हैं, और वो अपनी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बेटर कर सकते हैं। एक ये हो गया, और उसकी वजह से एंग्जाइटी थोड़ी सी उनकी कंट्रोल हो सकती है। तो ये तो थेरेपी हो गई पहली, जो साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की कई टाइप्स होते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थेरेपी रहेगी वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओके। तो वो हम इस्तेमाल करके एडीएचडी के लिए हेल्प कर सकते हैं, पहली चीज़ हो गई। दूसरी थेरेपी हो गई, अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे में एडीएचडी और हमने डायग्नोस किया है और उनकी थेरेपी हमें करनी है, तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ओके ओटी जिसे हम कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम स्टार्ट कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, ताकि वो उसकी जो है उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने सर, में क्या हेल्प कर किया सके। जाता है इस थेरेपी में? और तो थेरेपीज़ मैंने आपको ये अभी दो बताई हैं। पहली है कि अपना सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। दूसरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हम कर सकते हैं। फिर तीसरी और जो हम चीज़ें कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको एडीएचडी, उसके साथ स्पीच का भी डिले है। तो अगर ओके ऐसा बच्चा है जिसको एडीएचडी के साथ स्पीच डिले है, तो उनके साथ हमें स्पीच थेरेपी भी ऐड कर लेनी चाहिए ऐसे टाइम पर, ओके। ताकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर हम उस टाइम पे इसको भी ऐड कर लें तो बच्चे को बहुत अच्छा रिलीफ और फ़ायदा मिल सकता है। फिर इसके बाद अगर हम और थेरेपीज़ की बात करें, तो फिर हम आ जाएंगे फार्माकोथेरेपी, जो कि मेडिसिन होती हैं। तो मेडिसिन में हमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें समझ लेते हैं। तो ओके मेडिसिन में यूजुअली हम एडीएचडी के लिए जो है, पहले देखते हैं कि एडीएचडी के साथ और कौन कौन सी बीमारियां साथ में जुड़ी हुई हैं। ओके तो वो अक्सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन हो सकता है, वो एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो जो है आपको समझ लीजिए ओसीडी हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये अक्सर उसके साथ में होता है। तो ये चीज़ों की हम दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो ये दवाइयाँ हम जो प्राइमरीली यूज़ करते हैं वो है एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ जो होती हैं वो हम हमारी जो है मूड हमारा इम्प्रूव करेंगी,
जो हमारे थॉट्स हैं वो बेटर करेंगे, जो एक्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं उसको थोड़ा कम करेगी, सबसाइड करेगी, और जो है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगी। ओके। और तीसरा एंग्जाइटी में भी हेल्प करती हैं। तो पहला हो गया एंटी डिप्रेसेंट्स, सेकेंड हो गई एंग्जोलाइटिक दवाइयाँ जो कि एंग्जाइटी को थोड़ा कम करती हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट के साथ ही अक्सर एंग्जोलाइटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। सर ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो हाँ इसमें दिए जा सकते हैं हाँ एंटी बिल्कुल। तो मैं डिप्रेसिव? कुछ ऐसे तो हमारे पास कम से कम 15-20 मॉलिक्यूल्स हैं जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं, ओके। बट सबसे कॉमनली यूज मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन हो। तो उसमें सबसे कॉमनली हम फ्लूऑक्सीटीन एक मॉलिक्यूल है वो यूज़ करते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट है। फिर ओके। एक एसिटालोप्राम है वो हम यूज़ करते हैं, ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट है। फिर ओके। एक पेरोक्सिटीन है, ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट मॉलिक्यूल है। ये जितने भी मैंने तीनों बताए ये SSRI क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। ओके। तो एक टाइप्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के भी कई, तो उसमें SSRI टाइप के एंटी डिप्रेसेंट आते हैं। फिर एक और एंटी डिप्रेसेंट है वोटिऑक्सिटीन, वो हम यूज़ करते हैं। तो ये 4-5 जो बहुत कॉमनली हम सर्ट्रेलिन है ये हम यूज़ करते हैं, ये हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़। फिर एंग्जियोलाइटिक्स की जहाँ तक बात करें तो उसमें हम कुछ बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करते हैं इनिशियली कुछ पीरियड ओके। के लिए, जिसमें कि क्लोनाज़ेपैम हो गया है ना, लोराज़ेपैम हो गया, ये यूज़ करते हैं। फिर इसके साथ में हमें जो है कुछ रेस्टलेसनेस कम करने के लिए हमें कुछ जो है प्रोप्रानोल भी यूज़ करते हैं हम, ओके। प्रोप्रानोल, ठीक है ना, तो वो हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम ये तो हमने उसके साथ की चीज़ों को कवर करने के लिए हमने यूज़ कर लिया, बट इसके बाद हमें जो है पहले हमें ये कोशिश हमारी रहती है कि हम ADHD के साथ की जो प्रॉब्लम्स है पहले उसको ठीक करें। अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो ADHD अच्छे से ठीक नहीं होगा। तो हम पहले इन चीज़ों को ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ADHD की स्पेसिफिक दवाई जो है वो भी आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ADHD के लिए खास हम स्पेसिफिक क्या क्या मेडिकेशंस यूज़ कर सकते ओके। हैं। ओके। हाँ, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ADHD की जहाँ हम बात करें तो उसकी स्पेसिफिक दवाइयों की भी बातें ज़रूरी हैं। तो ओके। पहला हो गया थेरेपीज़, मैंने आपको बता दी। सेकेंड हो गया मेडिकेशंस का पार्ट, उसमें पहले हो गए एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जियोलाइटिक्स हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, और अब जो है नेक्स्ट आ गई बात हमारी ADHD स्पेसिफिक दवाई। वो होती हैं दो तरह की ब्रॉडली, ओके। दो कैटेगरीज होती हैं उसकी। एक होता है नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन और एक होता है स्टिमुलेंट मेडिकेशन। ओके। तो नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन का एग्जांपल हो गया एटोमॉक्सिटिन, ये मॉलिक्यूल का नाम आपको मैं बता रहा हूँ। ओके। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा होता है स्टिमुलेंट मेडिकेशन, तो स्टिमुलेंट में होता है मिथाइलफेनिडेट, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये दो कॉमनली और वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं जो कि हम ADHD के लिए यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर यूज़ की जाती हैं। तीसरा ADHD के मेडिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोनिडीन हो गया, एक ये भी मेडिकेशन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन हम इंडिया में कॉमनली हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, और ये तीनों मेडिकेशन वर्ल्ड ओवर भी यूज़ की जाती हैं। सर ऐसा कोई न्यूट्रिशनल मेडिसिन भी आप यूज़ करते हाँ हैं? बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा पूछा। तो इसके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम मेडिकेशंस की बारी जब आ गई तो उसके बाद सप्लीमेंट्स पे हम आ जाते हैं ओके। कि हम ADHD के लिए सप्लीमेंट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स की बारी आए तो बहुत ही अच्छे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ही बच्चों में हेल्पफुल भी हैं, और वो ईजी टू डाइजेस्ट भी हैं, और उनको कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा दिखते नहीं। उसमें पहला हो गया L-कार्नोसिन। तो ओके। L-कार्नोसिन हम यूज़ करते हैं काफ़ी रूटीन अपनी प्रैक्टिस में। और दूसरा हो गया ओमेगा फैटी एसिड्स। तो ये ओके। ओमेगा फैटी एसिड्स भी हम लोग अच्छे से यूज़ करते हैं ADHD के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लस तीसरा एक और सप्लीमेंट है जो हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं आजकल, सल्फोनामाइड कहते हैं उसको। तो वो भी ओके। एक ये भी एक हार्वर्ड का रिसर्च मॉलिक्यूल है जो आजकल हम लोग अपनी रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हमने देखा है पेशेंट्स में होता है। सर इसमें जैसे एक ओमेगा 3 फैटी एसिड हाँ आपने हाँ बताया तो बिल्कुल। ये काफ़ी कॉमन है और जी ऐसा देखा जाता है कि इसे पीडियाट्रिशियंस भी और बाकी हाँ डॉक्टर्स भी काफ़ी बिल्कुल वाइडली यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो सर ये इसमें ADHD में फॉर एडल्ट्स एंड हाँ चाइल्ड में ये किस तरह से हेल्प करता है? हाँ, तो देखिए ओमेगा सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात आती है तो हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर होनी चाहिए, ओके। तभी हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं तो हमारे लिए वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। और ओमेगा जो है वो हर एज में यूज़ किया जा सकता है, तो बच्चों में भी हम यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और ओल्ड एज के लोगों में भी यूज़ किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो mg है, उसका जो डोजेज है वो थोड़ा वो डिफर कर सकता डिफरेंशिएट करते हैं। है ओके। एज ग्रुप्स में। बट कॉमनली हमने देखा है कि हम ओमेगा का यूज़ सब जगह किया जा सकता है। प्लस वैसे कि मैंने बताया क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए आप लोग क्या देख सकते हैं, क्वालिटी के लिए आप ये देखें कि जो भी आप सप्लीमेंट बाय कर रहे हैं वो आपका ओमेगा ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म का अगर आप कहीं भी मार्केट में जो भी कंपनीज अवेलेबल हैं वहाँ उनसे आप उस चीज़ परचेज करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके। ओके। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी जैसे लोग आपस में बात करते हैं उनका एक रहता है कि साइकेट्रिस्ट से कोई भी दवाई लेते हैं तो उससे नींद ज़्यादा आती है बिल्कुल। साइड इफ़ेक्ट में, या कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इसकी आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा फिर आप छोड़ नहीं सकते। सर ये कितनी सेफ़ होती है मेडिसिन? बिल्कुल। तो देखिए जैसे आपने बताया ना कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस की बहुत नींद आएगी, उससे बहुत डल हो जाएगा इंसान, बहुत ही आदत पड़ जाएगी, ये सारी है ना मिथ्स हैं, ये ओके। सारे ओके। भ्रम हैं हमारे। और ये भ्रम हमारे चले आ रहे हैं 50-60 साल से,
जब से ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से शुरू हुई साइकेट्री की, और इंडिया में एक साइकेट्री जो है 60-70 साल से लगभग चल रही है ओके। मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये जब से चल रही, तो ये मिथ्स हमारे क्रिएट हो गए, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं, ड्रग्स या मेडिकेशन जो है साइकेट्री बहुत कम हुआ करते थे, ओके। और वो हमें 3-4 मेडिकेशन ही होते थे, उसी में सब देखा जाता था और वो यूज़ की अच्छा, जाती थी। मतलब जो हाँ, शुरुआत में हुआ हाँ, उसका अभी तक इफेक्ट है अभी लोगों के तक अंदर इफेक्ट कि है, लोग ये उसको चीज़ होती है। भुला नहीं पा रहे हैं। वो शायद इसलिए नहीं भुला पा रहे हैं बिकॉज उनके दिमाग में स्टिग्मा अभी तक जुड़ा हुआ है साइकेट्रिक दवाइयों को लेकर। तो वो स्टिग्मा हमें दूर करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है कि दवाइयाँ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज मैंने बताया ये बीमारी ही जेनेटिक है, तो दवाई का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है यहाँ। और दवाई इंपॉर्टेंट है और बहुत सेफ़ है और आराम से हम ले सकते हैं, और इसका ना तो कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट है और ना ही कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होगा। और नींद का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नींद ऐसी दवाइयाँ आजकल कि हम बिल्कुल एक्टिव रहें दिन भर में और अपने सारे काम में प्रोडक्टिव रह सकते हैं। ओके। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी दवाइयों में। तो ये दिमाग से निकालें और अपने डॉक्टर से ये डाउट्स क्लियर कर लें बिल्कुल सर। मिलकर। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे इसके साथ आपने इसी आंसर में बताया था हाँ कि जी। कोमोर्बिड बीमारियां भी हाँ, होती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, जो कोमोर्बिड बीमारियां हैं उनकी वजह से एडीएचडी होता है या एडीएचडी की वजह से वो एसोसिएटेड होकर साथ में आ रही है, तो साथ में आप ट्रीट करते हैं, ये तो ठीक बिल्कुल। है, बट हमें उनका कैसे ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी को अल्जाइमर हाँ, हुआ एज में, तो हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये ट्रिगर कर जाए या बिल्कुल। एडीएचडी साथ में हो जाए, या फिर किसी को एडीएचडी है और पता चले कि उसको सीजर आने स्टार्ट हो गए, ऐसा कुछ सर? बिल्कुल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं साइमल्टेनियसली भी। तो अगर हम देखें कि स्टार्टिंग जहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो एडीएचडी से हो रही है किसी इंडिविजुअल की, तो उनको बाद में डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स और लक्षण ऐड ऑन हो सकते हैं, वो बीमारी साथ में ऐड हो सकती है, ओसीडी भी ऐड हो सकती है। बट ज़्यादातर हमने देखा है कि ये चीज़ें एक साथ ही शुरू होती हैं, जिसमें से किसी एक बीमारी के लक्षण ज़्यादा हमें दिख रहे होते हैं पहले, तो हमें लगता है शायद वही बीमारी थी और दूसरी नहीं थी। बट ये ऑलमोस्ट सभी स्टार्ट हो चुकी होती हैं। कोई कम पेस पे शुरू हुई होती है, कोई ओके। ज़्यादा रफ्तार से शुरू हुई होती है। जो ज़्यादा रफ्तार से शुरू होती है उसके लक्षण हमें पहले दिखने लगते हैं, तो हमें लगता है ये बीमारी अभी शुरू हुई है। बट अगर हम अच्छे से उसको इवैल्यूएट करें तो हमें पता लगता है कि ये सब बीमारियाँ भी शायद शुरू से थी इनको, और अब ज़्यादा सामने आ गई। पहले माइल्ड थी, अब वो मॉडरेट या सीवियर इंटेंसिटी में हो गई हैं, और अब हमें उसको ठीक करना चाहिए। फिर आपने जैसे बताया कि ये आपने पूछा कि इसको आगे कोई और बीमारी हो सकती है। अगर हम ये मान लीजिए ओसीडी हो और ये सब एडीएचडी हो, इसको हम ट्रीट ना करें, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे ही छोड़ दें, तो एक तो इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी, उनकी जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर होगी, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होने लग जाएगी, तो वो अपनी जॉब को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट। अपने काम को, वो बिज़नेस है तो वो मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे मैंने देखे हैं बिज़नेस स्टार्ट करते हैं एडीएचडी के लोग, और वो 3 महीने 6 महीने में एकदम रेस्टलेस होकर बंद कर देते हैं, बिकॉज उनको ओके। रिजल्ट नहीं दिखता, बिकॉज उनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है, उनमें पेशेंस नहीं, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी 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 चाहिए कि आज मैं सोच रहा हूँ तो अभी हो जाए, कल मैंने कुछ ओपन किया तो परसों उसका रिजल्ट आ जाए। ये होता नहीं है। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको पेशेंटली हाँ, रुकना राइट सर, पड़ेगा, राइट। तब शायद आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो बिज़नेस आपका ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक प्रॉब्लम। तो इसके बाद अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये सब दिक्कतें हमें होती हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, 20 साल 30 साल, आज मान लीजिए कि किसी बच्चे को एडीएचडी है, तो वो अपनी एज के 60 ईयर्स में पहुँच गए या 60 या 65 में पहुँच गए, तो वहाँ पे डिमेंशिया का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है ओके। अगर वो ट्रीट नहीं किया जा रहा। डिमेंशिया एक बीमारी होती है जिसमें भूलने की बीमारी जिसे हम कहते हैं, अल्जाइमर्स उसका एक टाइप है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया। तो अल्जाइमर भी उसके टाइप का एक डिमेंशिया आई का थिंक टाइप है। न्यूरॉन ये न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ये भी, डीजेनरेटिव कि इसमें क्या है, डिसऑर्डर्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो कम होते जाते हैं और कुछ कुछ जगह प्रोटीन के प्लाक्स क्रिएट होने लगते हैं ब्रेन के अंदर, ओके। जिसकी वजह से ये अल्जाइमर्स और ये अलग अलग तरह के डिमेंशियास होने लगते हैं। तो बेसिकली डिमेंशिया एक तरह से भूल की बीमारी है, तो वो होने का चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर हम ये चीज़ को एड्रेस नहीं करें अर्ली एज में। तो ये उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। ओके सर। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ माइल्ड सिम्टम्स इसके हैं, बट साइकेट्रिस्ट तक जाने के हाँ। लायक नहीं है, तो ऐसा क्या स्टेप्स हैं जो वो हाँ। घर पे फॉलो कर सकते हैं हाँ, अभी, देखिए। मतलब उसे मैनेज किया जा सकता है बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। डॉक्टर पे जाने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि जो बातें अभी हमने की हैं डिस्कस और हमने सिम्टम्स आपको बताएं उसमें से कुछ माइल्ड आपको ये लग रहे हैं ओके। या कुछ लग रहे हैं इसमें से, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी एक डायरी मेंटेन करें डेली का। ओके। उसमें अपना रूटीन पूरा लिखा करें। ओके। आपने पूरा उसमें रूटीन लिखा कि मैं 8 बजे उठूँगा, 8 से 9 ये करूँगा, 9 से 10 ये करूँगा। आवरली बेसिस पे आप अपना उसमें नोट डाउन कीजिए अपना प्लान पूरा। तो आप ये प्लान और ये डायरी मेंटेन करके एक फोकस दोबारा जनरेट कर सकते हैं। ये एक आप कर सकते हैं। दूसरा, उस प्लान को प्रायोरिटाइज़ करने में हेल्प होगी कि कोई भी आपके पास 10 चीज़ें करने की, तो उसमें से लिस्ट बना के देखिए कि उसमें से सबसे प्रायोरिटी की कौन सी है मेरी, इसमें से ओके। सबसे ज़रूरी क्या है पहले करना, उसको पहले कीजिए।
प्लस तीसरी आप ये चीज़ कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास एक टास्क है, कोई भी काम है करने के लिए, तो उस काम को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में। एक बड़ा ओके। सा काम है कि मुझे जाकर पासपोर्ट बनवाना है, एग्जाम्पल दे रहा ठीक हूँ, है। तो पासपोर्ट बनवाने में कई स्टेप होते हैं। आप पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि सामान है कि हम जाके दुकान से ले आएँ पैसे राइट, देके। राइट। तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पहले तो पासपोर्ट की आप वेबसाइट पे जाएंगे इंडियन पासपोर्ट ऑफिस की, उसके बाद आप लिस्ट है पूरी, वो आप चेक लिस्ट निकालेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। फिर ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप है कि वो डॉक्यूमेंट्स को के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वहाँ का, राइट। वेबसाइट पे जाके। फोर्थ स्टेप है कि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे टाइम से। फिफ्थ स्टेप है कि आप वहाँ पे एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, उसमें देखेंगे कोई तब कमी तो जाके नहीं है, बनाइए। और कमी है तो वो आपको वापस भेजेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, नहीं तो वो आपको कहेंगे ठीक है आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। फिर उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स होंगे, वहाँ आपका बायोमेट्रिक एनालिसिस किया जाएगा, वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे वहाँ, और फिर आप वहाँ से एग्जिट। तो ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। तो कोई भी टास्क को हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट को शुरू करके ख़त्म करने में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके। तो ADHD जिनको भी है, तो मेरी यही सलाह होगी कि वो अपने टास्क को ब्रेक कर लें छोटे छोटे पार्ट्स में, और एक छोटा पार्ट उठाएं और कोशिश करें कि उसको पूरा करूँ मैं। तो जब तक वो टास्क पूरा ना हो, सेकंड पे ना जाएं। ओके। वो छोटा पार्ट जब तक आप पूरा ना कर लें, सेकंड छोटे पार्ट में ना जाएं। हाँ, ये तो हमारे ऐसे व्यूअर्स के करके लिए आप, काफ़ी हाँ, तो ये चीज़ इंफॉर्मेटिव। ऐसी कि आप डेली लाइफ में अपने इनकॉर्पोरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये अगर आपने प्रैक्टिस किया तो मुझे लगता है काफ़ी माइल्ड केसेस आप वैसे ही मैनेजेबल हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से हाँ, कंसल्ट डॉक्टर कीजिए, से किसी कंसल्ट कर साइकाइट्रिस्ट सकते के पास जाएं और फिर इवैल्यूएट कर लें। या आपको डाउट भी हो कि मुझे ADHD है कि नहीं है, तो भी आप डॉक्टर से विजिट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, वो हैं। आपको बताएंगे है या नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे के भेजेंगे, तो आपका वैसे भी कोई लॉस नहीं है। कि आपको अगर आप गए, ADHD नहीं निकला, तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आप घर आएंगे, और राइट, निकला राइट। तो वो आपको हेल्प करेंगे वो कैसे ट्रीट ट्रीट करना है करेंगे। आपको, तो ये सर, चीज़। डज मेडिटेशन हेल्प इन दिस? हाँ, देखिए मेडिटेशन का भी इसमें रोल है थोड़ा, क्या मेडिटेशन आपको एक थोड़ा सा रेजिलेंस बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, तो उसको आप अपने डेली उसमें रूट। अच्छा डॉक्टर सैयद, मेरे एक क्वेश्चन है कि हम्म, अगर कोई व्यक्ति अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, जैसे हाँ, कि अगर सुबह शाम की पूजा पाठ कर रहा है, भगवान में लीन है, या पाँचों टाइम की नमाज कर रहा है, मैं कट्टरता की तरफ जाते हुए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बट यूजुअली कोई फॉलो कर रहा है, तो हाँ, क्या उसे ADHD या दूसरी किसी मेंटल प्रॉब्लम में हेल्प मिलती है इससे? बिल्कुल। ये एक जो हमारा जो मज़हब में, रिलीजन में एक फ़ेथ है, धर्म में जो फ़ेथ होता है, ओके। तो वो उससे हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल होता है, वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए अगर आप कोई भी रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, रेगुलर मंदिर जाते हैं, रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं, रेगुलर गुरुद्वारा जा रहे हैं, या रेगुलर चर्च में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक एक तरह से रेजिलेंस आपका बढ़ेगा। और ओके। आपका रेजिलेंस जब बढ़ेगा ब्रेन का, तो फिर आप कोई भी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आप एक स्थिर माइंड डेवलप कर पाएंगे। तो वो स्थिर माइंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ADHD में, बिकॉज ADHD में माइंड स्थिर ही नहीं रह पा रहा है, वो इतना ओवरवर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन ओवरवेलम हो जाता है अक्सर। और फिर हमारा जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन होता है कि हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता, तो वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हमारी हैं वो हमारी इम्पैक्ट होने लगती उनको हैं ADHD की इम्प्रूव वजह से, तो उसको इम्प्रूव करेगा वो। इम्प्रूव करेगा। बिल्कुल। तो राइट। हमारा फेथ और रेगुलर रूटीन हम फॉलो करते रहेंगे स्ट्रिक्ट, तो उससे हमारी ये इम्प्रूवमेंट इसमें आने लगेगा, तो ADHD हमारा अच्छा बाय मैनेजेबल द वे होगा। डॉक्टर, हाँ। ये ऐसा क्या ADHD में ऐसे रिश्तों में उनके क्या चुनौतियाँ होती हैं, जो घर के रिश्ते हैं या इंटरपर्सनल रिलेशन इन बिल्कुल, वर्क? बिल्कुल। तो ADHD के एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इम्पल्सिविटी, ओके। कि जल्दबाजी। तो जहाँ इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे कोई भी रिलेशन को, कोई भी कम्युनिकेशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। तो अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेट अच्छे से इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, क्योंकि राइट। मैं आपको कुछ मैसेज दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, और आप उसके बाद मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है, हमारी जो कम्युनिकेशन चल रहा है इफेक्टिव चल रहा है। बट ADHD में क्या होता है, वो रश करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो वो पूरी बात सामने वाले की सुन नहीं पाते और एक नया सवाल पेश कर देते हैं और आगे की बढ़ जाते हैं वो। तो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव होंगे, वहाँ आपका रिलेशन भी स्पॉइल होगा, बिकॉज रिलेशनशिप भी एक जो है एक तरह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। अगर आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, और अगर आप पेशेंटली अपने पार्टनर का या किसी भी फ्रेंड का, कॉलीग का सुन नहीं पा रहे हैं कि उसकी वो क्या कहना चाह रहा है, तो फिर वो रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाता अच्छे से। ओके। ये, तो सर, परिवार ऐसा क्या कर सकता है कि हाँ, जिससे वो उस हाँ, व्यक्ति की हेल्प कर पाए अपनी तरफ हाँ। से? तो परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये समझें कि वो व्यक्ति जो भी सफ़र कर रहा है, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मेडिकल कंसर्न है जो उसको हो रहा है, तो वो उसको बहुत इजी ना लें कि अरे ये तो ऐसे ही होता है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, या मेंटल हेल्थ टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, या साइकेट्रिक बीमारियाँ होती ही नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बीमारियाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और ये जो इंसान ऐसे कर रहा है, वो परेशान हो रहा है और ये कर रहा है, ये ऐसी बनावटी है और ये बना रहा है, ये नाटक कर रहा है।
ऐसा कई बार बोल देते हैं लोग। तो ये बात सुन के बड़ा दुख होता है और अफसोस होता है कि लोगों को ये अभी तक ये अवेयरनेस नहीं हो पा रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको ठीक किया जा सकता है। तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है, वो बहुत रेस्टलेस हो रहा है और वो हाइपर एक्टिव हो रहा है और वो इम्पल्सिव भी है, तो जाकर उसकी बात समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उससे अच्छे से बैठ के बात करें कि उसको दिक्कत क्या हो रही है, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। वो आपको आराम से बैठ के बताए। अगर आप उसको चिल्लाएंगे, उसके ऊपर उसको गुस्सा दिखाएंगे कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, उसकी हर बात को काटेंगे, तो वो फिर आपसे और दूर भागेगा, और आपसे हेल्प ही नहीं ले ठीक है। पाएगा। और वो आपसे हेल्प नहीं लेगा तो फिर वो ठीक कैसे हो पाएगा फिर पूरी तरह। सर ये सुन के ना मुझे हाँ अपने जी। एक दोस्त की याद आ रही है। हाँ। तो मतलब अगर उनके साथ उन्हें मदद करनी होती, वो हम्म। हर चीज़ का एक ही इलाज बताते हैं हम्म। कि आइए बैठ के थोड़ी थोड़ी लेते हैं हाँ। आपकी सारी प्रॉब्लम। तो इस तरह हाँ। से भी अगर मतलब मैं हाँ। उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ हाँ। कि ड्रिंक करने से आप या वैसे कुछ, बैठिए मतलब अपने दोस्तों फ्रेंड्स के के साथ, साथ जाइए, अगर शेयर इस तरह कीजिए, की बातें कर बिल्कुल रहे हैं तो बिल्कुल। डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ चीज़ें, शेयर ओके कीजिए कि क्या हुआ, अच्छा बुरा दोनों शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ हो तो भी शेयर कीजिए, कुछ बुरा फील कर रहे हैं वो भी शेयर कीजिए। तो इट तो विल आप हेल्प। ओपन होंगे, वो आपको एक्नॉलेज करेगा आपकी फीलिंग्स को। तो हमारी फीलिंग्स जब एक्नॉलेज हो जाएंगी तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सामने के साथ शेयर कर पाएंगे, सामने वाले इंसान के साथ, और वो हमारी हेल्प कर सकता है। बट सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे से समझे और आपके वो सही तरीके से हेल्प करे, आपका मजाक ना उड़ाए, आपकी ओके, बुराइयों को सुन के, आपकी बुली ना कमियों करें। को सुन के। ये है, कमियां हर इंसान के अंदर है, हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हम राइट सब राइट में सर, कमियां हैं कुछ राइट। ना कुछ। तो मतलब उसे अपनी जीवन शैली में हाँ। इन चीज़ों का बिल्कुल। थोड़ा महत्व देना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, दूसरों के बिल्कुल साथ टाइम बिताना, बिल्कुल एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छे से लेना, बिल्कुल मीन्स और बिल्कुल कुछ अगर इसमें ऐड ऑन हो तो। बिल्कुल। ये सब चीज़ें यही सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है यही हम एक एक करके राइट सर। शुरू करें तो हम काफ़ी अच्छे से अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सर अभी के समाज में ना हाँ। क्या है कि मेंटल बीमारियों को लेकर के ना लोगों हाँ। में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है एडीएचडी को लेकर हाँ। इसके किस किस तरह के मिथ्स हम्म। हैं जो अभी तक हाँ, मार्केट में इसके है? भी एडीएचडी को लेके भी कई मिथ्स हैं जो हमारे समाज में बहुत प्रेवलेंट हैं और ओके। हैं। जैसे कि एडीएचडी लोग समझते हैं कि ये, मैंने जैसे बताया कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो लोग समझते हैं ये कोई बीमारी नहीं होती, ये तो हर बच्चा चंचल होता है, ऐसे समझते हैं, क्योंकि शुरू ही बचपन से हो रही है तो अडल्टहुड में भी राइट बीमारी जा रही राइट। है। तो बचपन में ही माँ बाप समझते हैं कि ये तो हर बच्चा चंचल है, दादा दादी कहेंगे अरे ये तो चंचल है, हम भी चंचल थे, ये तो शरारती बच्चा है बड़ा। बट एक शरारत करना और एडीएचडी में फ़र्क है। तो इसलिए ये मिथ बहुत कॉमन है कि एडीएचडी बीमारी नहीं। तो ये समझें कि एडीएचडी एक बीमारी है, वैलिड ओके। बीमारी है, और उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, और उसको हम ठीक करेंगे तो हम प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं, हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, पहला। दूसरा मिथ है कि लोगों को लगता है कि एडीएचडी सिर्फ बच्चों में, मेल्स में ज़्यादा होता है, मेल चाइल्ड में ज़्यादा होगा या मेल अडल्ट में ज़्यादा होगा, फीमेल्स में इतना ज़्यादा नहीं होता। राइट। ये भी एक मिथ है। एडीएचडी दोनों में होता है, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि मेल्स में हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ एडीएचडी ज़्यादा दिखने में आता है और फीमेल्स में इनअटेंटिव टाइप ऑफ एडीएचडी ज़्यादा दिखने में आता है। तो मेल्स आपको ज़्यादातर हाइपर एक्टिव दिखेंगे और फीमेल्स ज़्यादातर एडीएचडी की इनअटेंटिव टाइप वाली एडीएचडी दिखेंगे। वो ज़्यादा रेस्टलेस बेचैन नहीं दिखेंगे आपको, बट उनका अटेंशन स्पैन बहुत पुअर होगा, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होंगी और वो जोन आउट हो जाएंगी और एक ओके। तरह से वो डे ड्रीम करने लगेंगे। और वो आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो डे ड्रीम करने लगती हैं, हाँ बहुत राइट कॉमन राइट। है ये। और वो आप उनसे बात कर रहे हैं पर उनका ध्यान कहीं और चला गया, बात अभी शुरू हुई थी। तो वो डे ड्रीम करना वो भी एक एडीएचडी का लक्षण है। तो ये एक हो गया मिथ। फिर एक मिथ हो गया कि ये एडीएचडी अगर है भी तो ये 12 साल की उम्र के बाद ठीक हो जाएगी अपने आप ही। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कुछ एक 2% 3% पॉपुलेशन है जो एडीएचडी की, वो शायद 12 साल के बाद उसके सिम्टम्स मिनिमाइज हो जाएं, कम हो जाएं। ओके। लेकिन जैसे कि एडीएचडी मैंने बताया ख़त्म नहीं हो सकती वो बीमारी, तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोगों को तो वो बचपन से लेकर अडल्टहुड में जाएगी ही जाएगी वो बीमारी। तो ये भी मिथ हमें दूर कर लेना चाहिए। चौथा एक ये भी मिथ है कि एडीएचडी की दवाइयों से कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये भी हमें हटाना ज़रूरत है मिथ को, कि एडीएचडी की दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत सेफ़ हैं और उसको हम यूज़ करना चाहिए ताकि उसको हम मैनेजेबल अच्छे से बना पाएँ। फिर और मिथ्स को अगर हम बात करें तो एडीएचडी का ये भी आता है कि एडीएचडी अगर किसी को हो गया है तो वो उससे हम ज़्यादा बातचीत ना करें, उससे हम शायद बातचीत करेंगे, उसकी संगत में रहेंगे तो शायद हमें भी ना हो जाए। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी साइकेट्रिक बीमारी हो, कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी ब्रेन रिलेटेड इशू हो, तो वो ऐसे पास रहने से, टच करने से या बातचीत करने साथ से में खाना फैलती खाने नहीं से। है, वो फैलती नहीं है। तो ये नॉन ओके कम्युनिकेबल ओके। डिजीज़ है, ये कम्युनिकेशन से नहीं फैलती है ये बिल्कुल। तो ये सब कुछ मिथ्स हैं जो कॉमन है बहुत समाज में। तो ये, और चौथा एक बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर उनको एडीएचडी है तो क्या वो उनका दिमाग कमज़ोर हो गया, क्या वो अब उनकी क्षमता नहीं दिमाग की, वो क्या ठीक से कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनको एडीएचडी है तो वो
सब कुछ काम कर सकते हैं, दुनिया के सारे काम आपके हमारी तरह सबकी तरह वो बिल्कुल सब चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं अगर उनका ADHD ठीक कर लिया जाए और मैनेजेबल बना लिया जाए। अगर वो मैनेजेबल नहीं बनाए तो जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्टिविटी उनकी डिक्लाइन होती जाएगी, तो उनकी कैपेसिटी ब्रेन की होने के बावजूद वो कोई काम अच्छे उसको से नहीं कर पाएंगे। तो ओके उनकी आप ओके सोचिए कि बच्चा अगर, और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ADHD जिन लोगों को होता है, बच्चे हों चाहे अडल्ट हों, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ओके नॉर्मल लाइक पॉपुलेशन एल्बर्ट से। आइंस्टाइन, उन्हें नॉर्मल, शायद हाँ, एडीएचडी है, ऑटिज्म में से बिल्कुल कुछ था। बिल्कुल नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले ADHD इंडिविजुअल ज़्यादा इंटेलिजेंट पाए गए हैं। ओके तो अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो सोचिए उनकी कैपेसिटी पूरी ख़राब हो रही है सिर्फ ADHD की वजह से। अगर वो उनको सही ट्रीटमेंट मिल जाए, सही सपोर्ट मिल जाए, तो वो अपनी ADHD को मैनेजेबल बना लेंगे और वो अपनी कैपेसिटी पे फंक्शन करेंगे, तो उनके क्या रिजल्ट्स होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो ये एक इट बहुत मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट मैसेज है। स्पेशल, वो कोई बीमारी नहीं है, वो दे आर स्पेशल दे है आर उनके दे लिए। दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज़। स्पेशल एबिलिटी दे आर हम नॉट लोग कह स्पेशल, सकते दे हैं। आर हैव स्पेशल एबिलिटीज़ जो ओके आम इंडिविजुअल्स में नहीं है। राइट और राइट सर। आपने देखा होगा बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जो दुनिया में है, माइकल फेल्प्स ले लीजिए, जो स्विमर रहे हैं, हाँ हाँ माइकल और बहुत फेल्प्स। सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये सब ADHD इनको रहा है। और कोई सर ऐसी तो मतलब पर्सनैलिटी आप कोई नाम पर्सनालिटीज़ लेना बहुत चाहें, सारे, जैसे माइकल माइकल फेल्प्स फिलिप्स? सबसे आई थिंक सबने जानते भी हैं काफ़ी लोग, तो उसको अच्छे से वो समझ भी पाएंगे। स्विमर सबको पता है, बहुत वर्ल्ड फेमस ओलंपिक स्टीव स्विमर है। जॉब्स आई थिंक। स्टीव जॉब्स भी हैं, बहुत लोग हैं इनफैक्ट जो ADHD है, और हम लोगों में भी बहुत लोग हैं ऐसे जो ADHD जिनको है, और जो अपना एक अच्छे से उसको मैनेज कर ले तो बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे उसको। अच्छा सर, और एक जी, क्वेश्चन लास्ट है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमें ADHD है, तो क्या रेड फ्लैग्स हैं कि उन्हें लगे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या उन्हें अपना फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए? देखिए मैं इसमें आपको ना कुछ सिम्टम्स ऐसे साइंस बता देता हूँ हम्म। जिसको देखकर लोग समझें, और उसके बाद फिर डिसीजन लेके हमें क्या करना है। ओके पहले ये है कि अगर आपको दिखता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव आप हो रहे हैं, बहुत चंचल हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, चंचलता जो है, हाइपर एक्टिविटी, वो अगर आपको दिख रही है और वो हर सेटिंग में दिख रही है, हर सेटिंग का मतलब हो गया कि आप घर में भी दिख रही है, आप ऑफिस जा रहे हैं वहाँ भी दिख रही है, या आप कहीं तीसरी जगह गए हैं, किसी के घर गए हैं, रिश्तेदार के घर गए हैं, या कहीं पिक्चर देखने गए हैं, कहीं बाहर घूमने के, वहाँ भी आपको दिख रही है। तो तीनों सेटिंग अलग हो गई, एक होम सेटिंग, एक ऑफिस सेटिंग या स्कूल सेटिंग, और ओके तीसरी हो गई कहीं भी आप घूमने गए। तो अगर तीनों सेटिंग्स में ये हाइपर एक्टिविटी दिखती है हमें, तो इसका मतलब हमें ADHD है शायद। ओके, तो अगर तीन में अगर से आप, दो में दिखती है तो फिर हम शायद नहीं मानेंगे कि ADHD है। ओके ओके ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। तो इससे लोग आप अंदाज़ लगा सकते हैं, आइडिया आप खुद लगा सकते हैं कि ये तीनों जगह हो रहा है, मतलब वो बच्चा या वो इंसान हर जगह उसी तरह का बिहेव कर रहा है, कहीं भी आप उसको ले जाएं। लाइक इनअटेंटिव, हाँ, इम्पल्सिवनेस, जैसे हाइपर एक्टिविटी पहला, हाइपर एक्टिविटी। दूसरा इनअटेंशन। इनअटेंशन मतलब ध्यान लगाने में कमी, कि हाँ आप कोई भी काम करें तो उसको बस 5 मिनट ही से ज़्यादा आप ध्यान लगा नहीं पा रहे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर आपके दिमाग में कुछ और काम आ रहा है, फिर आप उस पर चले जाते हैं, तो ये काम छूट गया अधूरा, तो ये हो गई इनअटेंशन। तीसरा हो गया आपका इम्पल्सिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पल्सिविटी में भी यही है कि आपके दिमाग में कोई ख्याल आया कि अच्छा मुझे अभी ना ये फ़लाना फ़ोन ख़रीदना है, फॉर एग्जांपल मुझे iPhone 16 ख़रीदना है अभी, एग्जांपल दिमाग में है, तो मेरे दिमाग में वो थॉट चलता रहेगा, मुझे iPhone 16 ख़रीदना है, ख़रीदना है, ख़रीदना है। तो जब तक मैं उस चीज़ पे एक्ट नहीं कर लूँगा, जब तक वो मैं इम्पल्सिव रहूँगा। और मुझे वो ख़रीदना है, तो एक ये होता है कि हाँ हमें ये चीज़ की नीड है, बट हम इसको ख़रीदेंगे, 1 महीने बाद ख़रीद लेंगे, 10 दिन बाद ख़रीद लेंगे, 15 दिन बाद ख़रीद लेंगे, 2 महीने बाद ख़रीद लेंगे, जब कर लेंगे। लेकिन ADHD जिनको है उनको अभी चाहिए वो, तो ये इम्पल्सिविटी का एक सर, एग्जाम्पल हो गया। ये तो अब लगेगा कि सबको ही चाहिए, क्योंकि जब बहुत हमें कॉमन भी है, लगता है ना कि कुछ यस। चाहिए तो फिर लगता और है कि अभी चाहिए ही, अभी चाहिए, इम्पल्सिवनेस हो रुका जाता नहीं है। जाता, तो उसमें गलत डिसीजंस हो जाते हैं, क्योंकि हाँ राइट उसमें आप राइट अपने राइट। लिए सोच समझ के डिसाइड नहीं कर पा रहे, और आपने इम्पल्सिवली सर, ये तो कर लिया। आम लोगों में भी इंसल्ट ना बहुत लोगों इस में तरह, ये, मतलब मैं तो स्पेशली कुछ खरीदने की बात कर रहा हूँ, हाँ ये तो हो ही हाँ जाता है। हाँ, सपोज करें कि नया iPhone 17 आया, तो कई लोग हो गए पहला फ़ोन मुझे चाहिए, तो जबकि ये कोई तो ज़रूरत ही नहीं है, इम्पल्सिव। नीड ही नहीं है, इम्पल्सिविटी हो गई है। तो इसमें उनका लॉस हुआ, उसमें उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, बहुत बर्डन हो जाएगा, जबकि नीड थी तो नहीं उनके पीयर पास। प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, केवल इम्पल्सिवनेस ही है? ये पीयर प्रेशर ऐड ऑन करता है उसको, बट ये इम्पल्सिविटी कोर में है इसके, ओके ओके उसकी ओके। वजह से फिर ये होता है सारा। तो ये 2-3 चीज़ हो गए। फिर इसके बाद एक और सिम्टम उनको, साइन सिम्टम ये दिख सकता है आपको कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे, ओके, कि टाइम उनके पास जो दिया हुआ और काम जो है फोर्थ उसको टाइम मैनेज नहीं कर मैनेजमेंट। पा रहे वो। तो वो भी एक साइन सिम्टम है जो आप देख सकते हैं अपने अंदर ही डेली रूटीन में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ मुझे ADHD तो नहीं है कहीं। प्लस आप जो है कामों को डिले करते हैं, जैसे काम अभी आपको बोला कि अरे 1 बजे ये काम कर देना, 1 बजे वहाँ जाकर ये आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, एग्जाम्पल है, तो आप 1 बजे नहीं करें, आप 2 बजे पहुँचे, 3 बजे पहुँचे, आप वो स्किप ही कर दिया, फिफ्थ, भूल ही डिले गए। इन वर्क। फिर फॉरगेटफुलनेस थोड़ी हो जाना, भूल जाना चीज़ों को। एक ओके। बजे का टाइम था तो हमें 3 बजे याद आ रहा है कि हमें बैंक जाना था, किसी ने हमें काम दिया, फिर हम भाग रहे हैं वहाँ जाने के लिए। ये ओके चीज़, ये अगर रोज़ फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो ये भी एक साइन सिम्टम है कि हमें शायद ADHD हो सकता है।
प्लस हम कोई भी टास्क एक तो शुरू नहीं करते हैं, डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और अगर हमने शुरू कर भी दिया तो उसको फिनिश नहीं कर फिनिश पाते, नहीं कर पाते। बीच में ओके, ही छोड़ देते हैं। तो ये भी एक है साइन सिम्टम जो हम आम अपने रेगुलर मतलब रूटीन में सेवन्थ देख के सकते हैं। पूरा मतलब स्टार्ट किया बट फिनिश लाइन फिनिश ही तक नहीं नहीं कर पहुँचे, पाते, कंप्लीट नहीं किया। बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए कि एडीएचडी ऐसा है कि एडीएचडी में आप एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक नहीं है, और हाँ है ना, हाँ, ये समझ लीजिए बहुत आम लेवल पे आप गाड़ी में बैठ गए, आप चला रहे हैं गाड़ी, बट आपको पता ही नहीं है कि कहाँ ब्रेक है गाड़ी में, और मैं कैसे दबाऊँ और कब दबाऊँ। तो एक तो ब्रेक का पता ही नहीं कि है कि नहीं है, और दूसरा कब मुझे दबाना है और कितनी देर तक दबाना है, ये समझ में नहीं आता। तो ब्रेन का वो पार्ट जो ये चीज़ें प्रोसेस करता है वो अफेक्ट होती है एडीएचडी में। उसी वजह से हम इमोशंस को भी रेगुलेट नहीं कर पाते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज़ है कि इमोशनल रेगुलेशन हमारा अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एट्थ इमोशनल रेगुलेशन। हाँ, इमोशनल रेगुलेशन हैम्पर होता है। तो इसीलिए हमारी रिलेशनशिप्स भी ठीक से नहीं चल पाते, हम वर्क प्लेस पे भी अच्छे से नहीं काम करते, बिकॉज हम इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। कोई सी भी छोटी सी भी बात किसी की हमें बहुत बुरी लग जाती है एडीएचडी में। तो ये सब symptoms हैं। एग्रेसिवनेस, हाँ बिल्कुल, अगर इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ेगी तो अग्रेशन उसके साथ में, नाइन्थ भाई बहन है, एग्रेसिवनेस बिल्कुल वी कैन से। एग्रेसिव भी आ सकती है। तो कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते, बट ये भी आ सकती है साथ में। सर ये सारे सिम्टम होने ज़रूरी हैं एडीएचडी के लिए, इसमें से हाँ, एक या दो भी इसमें से चलेंगे? 6 सिम्टम्स कम से कम होने चाहिए, ओके, जो ताकि वो हम एडीएचडी को डायग्नोस कर पाएँ। बट अगर इसका बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं कि 6 की जगह 5 भी हो तो एडीएचडी नहीं है, वो भी एडीएचडी है। क्योंकि ऐसा देखा बिकॉज जाता है सर इन सभी हाँ में से ना एक हाँ, ना एक तो होता ही है एक किसी हो तो कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके, ठीक है। बट एटलीस्ट 4, मोर देन 4 तो होने चाहिए, 4 to 5 सिम्टम्स एटलीस्ट। ओके हाँ सर, जी, मैं लास्ट क्वेश्चन हाँ है, जी। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे हम्म, उनकी हेल्प के लिए, हम्म, हम्म। जो इन्फॉर्मेटिव हो? बिल्कुल, ज़रूर ये मैं देना चाहूँगा। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी साइकियाट्रिक, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो तो उसको प्लीज़ एक इशू समझें, एक बीमारी समझें। उसको ये ना समझें कि इंसान उसको बनाकर बोल रहा है, या इंसान किसी के प्रेशर में आके बोल रहा है, या वो कुछ नाटक सा कर रहा है। तो अक्सर हम ये एक अपने समाज में देखते हैं, घरों में देखते हैं, बाहर सोसाइटी में देखते हैं कि ये बहुत कॉमन एक परेशानी है, जिसकी वजह से जो सफ़र कर रहा होता है इंसान, वो बेचारा अकेला पड़ जाता है, और उसके लिए कोई साथ देने वाला नहीं होता, और उसको एक सही सपोर्ट सही समय पे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या मेंटल प्रोफेशनल के पास पहुंच नहीं पाता, और वो अपनी अपनी जो अर्ली ईयर्स हैं लाइफ के, वो बहुत ख़राब कर देता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है, और वो उसका इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा, और वो उसको हम उभारना आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाता है उस इंसान के लिए। तो इसलिए मेरी यही सलाह है सबसे कि प्लीज़, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो रही हो, मेंटल हेल्थ इशू हो रहा हो, चाहे कि डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ओसीडी हो, एडीएचडी की हमने आज बात की वो हो, या फिर आपको दिखे कि उसके बिहेवियर में, स्वभाव में किसी इंसान के सडन चेंजेस आते दिख रहे हैं आपको किसी भी प्रकार के, तो वो चेंजेस अगर आपको जब भी दिखे तो प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई करें और उसको समझें, उसके साथ थोड़ी हमदर्दी और सिंपैथी करें उस इंसान के साथ, और उसको हेल्प करने की सही से एक अच्छी कोशिश करें, ताकि वो उसकी अच्छे टाइमली हेल्प हो जाए, और वो किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सके टाइमली, और उसका ट्रीटमेंट हो सके, और उसकी लाइफ बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव आगे की बन सके। और बिल्कुल ये ना सोचें आप कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, साइकेट्रिक इश्यूज़ एक बहुत ही ऐसी बात है कि इसके बारे में इंसान पागल ही हो जाता है या और कुछ नहीं होता। इतने 15 से 25 तरह के अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कोई पागलपन कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल, एक हेल्दी रहने के लिए, एक ब्रेन को स्ट्रांग रखने के लिए वो ज़रूरी है उसको ठीक करना, और हम ऐसा करेंगे तो हमारी सबकी लाइफ आगे की बहुत अच्छी प्रोडक्टिव गुजर सकती है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर शफीउल्लाह सैयद। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वरुण, थैंक और यू। प्लीज़ मुझे लगता है कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा अगर आपने अभी तक देखा है तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो हु इज़ नीडफुल फॉर इट। मैं आचार्य वरुण आनंद, एंड मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।